यस डीटीए भागलपुर बैक अगेन। देखेंगे मित्र बहुत ही दमदार प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है व्हेन अ चाइल्ड फेल्स इट मींस, इसका क्या तात्पर्य है कि शिक्षक की शिक्षण व्यवस्था में दोष है, व्यवस्था फेल हुई है, पढ़ाने की तकनीकों में दोष है। मतलब बच्चे की गलती नहीं, शिक्षक महोदय या शिक्षण व्यवस्था की त्रुटि को ढूंढने वाला विकल्प हमारा उत्तर होगा। जैसे जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है बच्चे ने उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया, रोट लर्निंग नहीं होगा, मेमोराइजेशन। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, तो प्राइवेट ट्यूशन, विशेष कक्षा, अलग से कक्षा, यह सारी बातें नहीं चलेंगी, क्योंकि समावेशी कक्षा में ही, इंक्लूसिव एजुकेशन में ही बच्चे की शिक्षण पद्धति बेहतरीन ढंग से देनी चाहिए। व्यवस्था फेल हुई है, यस सी इज द राइट आंसर। बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली में साहब चाइल्ड एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में यह सब बातें नहीं चलेंगी। सी नंबर हमारा विकल्प हो जाएगा। बच्चा भगवान है, बच्चे की शिक्षण प्रणाली अर्थात लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक या प्रजातांत्रिक शिक्षण प्रणाली, तो बच्चे योग्य होते हैं, सारे बच्चे में सीखने की कुशलता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? जॉन डीवी महोदय का प्रगतिशील शिक्षा अर्थात चहुमुखी विकास, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक रूप से हर तरह से विकास होने चाहिए बच्चे का। PCMSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, मेंटल, सोशल, इमोशनल, हर तरह से विकास होना चाहिए बच्चे का। और तो चलिए विकल्प देखते हैं। केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक पर बल देना, पाठ्यपुस्तकें भगवान है क्या? परीक्षाओं में अच्छे अंक, अच्छा जी, बच्चा सीखे कि ना सीखे लेकिन अच्छे अंक आना चाहिए। सृजनात्मकता आनी चाहिए दोस्त, अब सारी प्रकार से चिंतन कर सके बच्चा, मुक्त उत्तर, मुक्त अंत वाले चिंतन, है ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो परीक्षा में अच्छे अंक गलत, बार बार ली जाने वाली परीक्षा, आप देख रहे हैं परीक्षाओं पर जोर दिया जा रहा है, यह भी गलत हो जाएगा। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अर्थात इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बच्चों के आधार पर टाइम टेबल, सीटिंग अरेंजमेंट, क्यों नहीं डी नंबर होगा। प्रगतिशील शिक्षा अर्थात बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली के तहत जो एजुकेशन दिया जाता है उसमें समय सारणी माने बच्चे के अनुसार से, बैठने की व्यवस्था बच्चे के अनुसार से, और टीचर क्या है, सुगम करता, सुविधादाता, अर्थात क्या यार, सुविधादाता, फैसिलिटेटर। तो हमारा डी नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका, साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन, म्यूजिक एंड डांस शोज एंड ब्रिंगिंग आउट स्कूल मैगजीन्स आर मेंट टू, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां जो हैं, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां, विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है, किसके लिए है? विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, अभिभावक को संतुष्ट करने के लिए, यार बालकों के लिए ना। बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली में शिक्षार्थी को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध करवाने के लिए, कितनी बेहतरीन बात है, शिक्षार्थी बच्चों को क्रिएटिव बनाने के लिए, विभिन्न व्यवसाय के लिए, व्यवसाय रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ाया जा रहा है। यह विकल्प हमारा सी नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, बाल केंद्रित शिक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है, क्या बेस है? तो व्यक्तिक अंतर अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंसेज, व्यक्तिक विभिन्नता, फ्रांसिस गाल्टन साहब की। तो बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली अर्थात व्यक्तिक विभिन्नता कहती है कि प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक शिक्षार्थी का सीखने का ढंग अलग अलग होता है। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, माने कोई बच्चा जल्दी जल्दी सीख गया, घपा घपा, कोई लुसुर लुसुर सीखता है, बात बूझे। तो यह व्यक्तिक विभिन्नता है, प्रत्येक बच्चे का सोचने का स्तर, रूप, रंग, व्यवहार, उंगली का फिंगरप्रिंट, डीएनए इत्यादि अलग अलग होता है। तो अलग अलग आधार पर व्यक्ति में पाया जाने वाला व्यक्तिक अंतर, व्यक्तिक विविधता या भिन्नता, तो एक नंबर हमारा उत्तर होगा। बाल अधिकार, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली बाल अधिकार के साथ जाएंगे, लेकिन जब हमारा व्यक्तिगत अंतर है तभी तो बेहतर ढंग से पढ़ा पाएंगे। तो यह हमारा दमदार उत्तर होगा।
राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। चलिए, सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं, समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, व्यक्तिक अंतर पाया जाता है, व्यक्तिक विभेद पाया जाता है, पर्सनल इंडिविजुअलिटी, है ना दोस्त। तो 1 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, मैंने व्यक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रख करके पढ़ाया जाना चाहिए, किस बेस पर, बेसिस फॉर द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो यह हमारा मेन रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न कहता है, एक शिक्षक सामान्यतः विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य देती है, अलग अलग कार्य देती है, तो क्या कर रही है, व्यक्तिक विभिन्नता का ख्याल रख रही है। हाँ, व्यक्तिक अंतर, क्यों नहीं, सी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाल केंद्रित, माने 5 नंबर जो है, अलग अलग टीएलएम मटेरियल्स, अलग अलग शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करना, तो व्यक्तिक विभिन्नता, तो 5 नंबर में हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 6ठा नंबर, बाल केंद्रित शिक्षण का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली, और कहां है हमारे जॉन डीवी महोदय, यस, सोसाइटी एंड स्कूल नामक पुस्तक भी लिखी इन्होंने, है ना। और बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली, एकीकृत उपागम, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की वकालत करते हैं। बी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, तो कक्षा कक्ष क्या हो गई है साहब, आयु के अनुसार अधिक समजातीय, समजातीय होमोजीनियस, अर्थात सबके लिए एक मापदंड है आयु, उम्र। राइट टू एजुकेशन एक्ट, बच्चा यदि 12 साल का है, एडमिशन लेना चाहता है, तो उसे पहली कक्षा में नहीं नामांकन दिया जाएगा, उम्र के आधार पर उस बच्चे को 7 क्लास 8 क्लास आदि, क्योंकि बच्चे की उम्र 12 वर्ष है, बच्चे को 8वीं, यदि बच्चे की उम्र यदि है 8 वर्ष, तो देखें किस आधार पर समझातीय होगा, सबके लिए एक जैसा नियम होगा, तो आयु के आधार पर, उम्र के आधार पर, यह कहती है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कहता है आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय यानी भेदभाव, एक में अलग और दूसरे में अलग, विषम हो जाना, विषम जातीय, हेट्रोजीनियस, मतलब समझ गए। चलिए दोस्त, बी नंबर भी हमारा यहाँ गलत हो जाएगा, 1 नंबर हमारा यहाँ उत्तर होगा। नेक्स्ट नंबर, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में अनिवार्य शब्द क्या है, तो अनिवार्य शब्द जो कंपलसरी एजुकेशन है, फ्री एंड कंपलसरी, तो कंपलसरी का तात्पर्य क्या है, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने विद्यालय, बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर देना, यानी अभिभावक पर प्रेशर डालना कि आप स्कूल भेजो। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाए, यानी कि कंपलसरी एजुकेशन, यानी सबके लिए अनिवार्य है शिक्षा, सही बात है, सबके लिए, लेकिन परीक्षण, सतत परीक्षण के माध्यम से, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह नहीं चलेगा, बच्चे का नामांकन लेना है तो लेना है, यह कहता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अर्थात किसी कागज के अभाव में बच्चे का दाखिला नहीं लिया गया, टेस्ट वगैरह लिया गया, बच्चा टेस्ट में पास नहीं किया गया, हाँ, जो भी हमारे जो है एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो यही बातें हैं कि परीक्षण के आधार पर, तो गलत होगा ना। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करे, कौन, केंद्र सरकार, जबकि आप जानते हैं केंद्र सरकार के साथ साथ किसका, राज्य सरकार की भी भागीदारिता होती है। यहाँ केवल सेंट्रल बोर्ड की बातें कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बातें, तो डी नंबर हमारा विकल्प काफी दमदार है। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति, उचित सरकारें यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करें, यस। Appropriate government will ensure admission, attendance and completion of elementary education. तो हमारा डी नंबर उत्तर हो जाएगा। उचित सरकार का मतलब ही है दोनों सरकारें, सेंट्रल बॉडी और साथ ही साथ स्टेट बॉडी। नेक्स्ट, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय। लैब विद्यालय क्या है, अर्थात लैब विद्यालय जो लैब स्कूल्स हैं, लैब स्कूल की शुरुआत की गई थी जॉन डीवी के द्वारा, तो बच्चों की फैक्ट्री,
बात समझ में आई? बच्चों की फैक्ट्री, लैब विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय नहीं, सामान्य विद्यालय, पब्लिक विद्यालय नहीं, फैक्ट्री विद्यालय के अवधारणा को प्रस्तुत किया हुआ था जॉन डीवी महोदय ने। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन इज अंतरपरक अनुदेशन। हाँ, अंतरपरक, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, अलग अलग प्रकार का इंस्ट्रक्शन, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों, देखिए विविध रूप आ गया ना, यानी व्यक्तिक विभिन्नता, अलग अलग प्रकार का मेथड यूज करना, अलग अलग प्रकार का अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन देना। तो एक नंबर क्यों नहीं हमारा उत्तर होगा? कहता है डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, प्रत्येक बच्चे के लिए। समावेशी कक्षा में सबके लिए एक ही मत होगा, एक ही विचारधारा, एक ही रूप से शिक्षण देंगे, लेकिन व्यक्तिक विभिन्नता का ख्याल रख के विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे। गलत, बी नंबर। अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधि, स्वच्छंद अर्थात डिसऑर्डर और अनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट, गलत हो जाएगा। ऐसे समूह का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते, यार अधिगम होगा, लर्निंग होगा तो बच्चों की तर्कना, रीजनिंग, बच्चों का कॉन्सेप्ट, अवधारणा भी बदलेगा। डी भी गलत, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 11 नंबर कहता है सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा, यानी अलग अलग प्रकार का डाइवर्स क्लासरूम, वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? समावेशी कक्षा में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो एक नंबर, माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। गलत, माता पिता को भी शामिल करते हैं, माता पिता को शामिल करते हैं, और दूसरा साथ ही साथ उनके पास अपना कार्य होता है। तो बच्चों की देखभाल की भी गारंटी किनकी? माता पिता की होती है। तत्पश्चात विद्यालय में जब तक है बच्चा तब तक एक शिक्षक की गारंटी होती है, शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। अक्षमता स्थापित करने से पहले अर्थात इवेल्युएट स्टूडेंट ऑन हर और हिज मदर लैंग्वेज, यानी मदर टंग लैंग्वेज, मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। यस, कहता है कि मातृभाषा में शिक्षण होना चाहिए, मातृभाषा में बच्चे को पढ़ाना चाहिए। और सी नंबर, पारंगत मनोवैज्ञानियों का उपयोग, मनोवैज्ञानिक जो भी पारंगत ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट वगैरह क्या करेंगे यार? शिक्षकों को पढ़ाना है ना। वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए। वातावरण के कारक यानी एनवायरनमेंट फैक्टर, एनवायरनमेंटल जो फैक्टर होता है उसको अप्रभावी बनाना। यार प्रभावी बनाते हैं ना, हाँ, अर्थात ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। तभी तो मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। बहुभाषिकता को पॉजिटिव अर्थ में लेते हैं, सीखने का संसाधन, सीखने के रूप में रिसोर्सेज, एसेट्स, गुणों के रूप में देखा जाता है। और बी नंबर हमारा यहाँ पर एक शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? इवेल्युएट स्टूडेंट ऑन हर और हिज मदर टंग टू एस्टैब्लिश डिजेबिलिटी, अक्षमता स्थापित करने के लिए, यानी अक्षमता को दूर करने के लिए। बच्चा असक्षम है, असक्षमता को दूर करने के लिए यानी स्थापित करने से पहले, हाँ, शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन कि बच्चे की मातृभाषा मदर टंग कैसी है, और यदि उसमें दिक्कत हो रही है तो द्वितीय भाषा के जोड़ करके, द्वितीय भाषा से जोड़ करके पढ़ाया जाए, यानी बहुभाषिकता के संदर्भ में पढ़ाया जाए। और यही तो है वैविध्यपूर्ण कक्षा में। तो हमारा यहाँ बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, प्रश्न है 12। कहता है केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय, केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड जो है सीबीएसई केमा बोर्ड द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के प्रतिमान मापदंड में बच्चों का सोशलाइजेशन, समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। उपेक्षा नहीं, उपेक्षा नेगेटिव संदर्भ और अपेक्षा पॉजिटिव संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। तो वे समय नष्ट करने वाले, समय नष्ट करने वाले हटाइए।
वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता, कितनी बेहतरीन बात है, बच्चे सक्रिय अन्वेषक होते हैं, सक्रिय रूप से कोलैबोरेटिव लर्निंग करेगा बच्चा, ग्रुप वर्क एंड लर्न सोशल स्किल्स, कैसे, एक्टिव पार्टिसिपेंट, यानी एक्टिव रूप से बच्चा सक्रिय भागीदारी करेगा, क्यों नहीं हमारा बी नंबर उत्तर होगा। निर्वाह करे तो सामाजिक कौशल सीखे, सामाजिक कौशल अर्थात राष्ट्रीय गुण, देश हित में जो भी गुण होते हैं, सामाजिकता, सौहार्दता, नीति परकता, एकता, अखंडता, बंधुत्वता, भाईचारा, यह सब सामाजिक अंतःक्रिया से डेवलप होता है। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों का, अच्छा समाज ने नियम गलत भी बनाए हैं तो उसका भी बिना प्रश्न उठाए उसके लिए तैयार रहिए, उसको जी सर, यस सर करके सुनते रहिए। जी मुखिया जी। डी नंबर, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें, अच्छा फिर वही बातें हैं, पृष्ठभूमि बैकग्राउंड कैसा भी है सब कुछ स्वीकार कीजिए। यार हम अधिगम करते ही हैं समाज के मापदंडों को सुधारने के लिए, अपनाने के लिए, जो सत्य है, जो अच्छी बातें हैं उसको धारण करते हैं, जो गलत नियम कायदे कानून है समाज का उसको रिजेक्ट करते हैं। क्यों भला डी नंबर विकल्प होगा हमारा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आपका, हाँ जी, कहता है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जॉन डीवी यानी जॉन डीवी के अनुसार समुचित है, सत्य है। कौन सा सत्य है तो देखें, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसे प्रजातांत्रिक शिक्षण प्रणाली अर्थात बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली अर्थात लोकतांत्रिक शिक्षण प्रणाली भी कहते हैं, अर्थात बच्चों के लिए शिक्षा होनी चाहिए, बच्चों का ही मौलिक अधिकार को प्राश्रय देना चाहिए, प्रश्रय देना चाहिए। तो यहाँ तो नहीं की बात हो रही है, गलत। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि स्वयं ही करेगा बच्चा, लर्निंग बाय डूइंग होगा, बच्चे में क्रिएटिविटी आएगी, बच्चे में सामाजिकता, कोलैबोरेटिव की भावना विकसित होगी। तो बी नंबर हमारा बेहतरीन है। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, नहीं जी, क्यूरियोसिटी बच्चे में निहित होती है, इंटरलिंक्ड होती है ना। कक्षा में विद्यार्थी का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए, यानी बच्चों की कुछ न सुनिए, गलत। तो हमारा जॉन डीवी के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली जो कि दी गई है उनके द्वारा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी यानी कि कम मार्क्स ला रहा है, कम श्रेणी से पास हो रहा है, कम ग्रेड आ रहा है, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। अभिभावकों को क्या परामर्श, क्या इंसल्ट मतलब इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, यानी अध्यापक जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दें उस हिसाब से कार्य करें अभिभावक, पेरेंट्स। इसलिए तो टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग रखी जाती है ना दोस्त। मोबाइल फोन चलित कॉमिक्स आदि पर रोक लगाएं, क्यों, बाल साहित्य से बच्चे का क्या होता है, विकास नहीं होता है, गलत हो जाएगा। जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, इससे बच्चे में हीन भावना उत्पन्न होगी, घर को उसके परिश्रम कार्य पर करने पर बल दें, गलत। घर पर जो है ना उसका होमवर्क वगैरह परिश्रम के साथ जो है हार्ड वर्क वगैरह दें उसको होमवर्क के रूप में, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, एक नंबर सही हो जाएगा। वह अध्यापकों की यानी टीचर वगैरह के सानिध्य में रहे, उनसे संपर्क करता रहे एक अभिभावक, और इस हिसाब से क्या करना चाहिए, अभिभावकों को अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, एक नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 15, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो जॉन डीवी महोदय की है, समान शैक्षिक अवसर अर्थात समानता सबके लिए एक मापदंड से अभिप्राय है, इसका तात्पर्य क्या है, तो किसी भी जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र व वर्ग के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करे। प्रगतिशील शिक्षा जिसके अंतर्गत आता है क्या, समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, और कहता है एक नंबर रिसीव इक्वल एजुकेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, कलर, रीजन एंड रिलीजियन। सही बात है, बिना किसी जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र आदि के आधार पर एक ही छत के नीचे सारे बच्चों को, सारे शिक्षार्थियों को समानता के अधिकार अधिनियम से जोड़ते हुए पढ़ाना। चलिए अच्छी बात है, आगे देखेंगे।
समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध करें, प्रूफ करें। गलत। सार्थकता सिद्ध करें। बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्री से शिक्षा प्राप्त करें। चलिए, यह भी बातें बेहतरीन हो जाएंगी। ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उसके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। यस, प्रगतिशील शिक्षा कहती है बच्चा हर क्षेत्र में प्रगति करे जो उसके अनुकूल हो। जैसे चलाया भी गया सिलाई, कढ़ाई, कारपेंटर, हस्तकरघा उद्योग, हाँ, कौशल विकास योजनाएं। मतलब बच्चे के भावी जीवन में, भविष्य के जीवन में भी जो कार्य दे उसे, काम दे उसे। तो यहाँ क्या है, उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। डी नंबर में समाहित सी भी होगा, बी भी होगा, ए भी होगा। तो सी नंबर हमारा दमदार पक्ष होगा। और प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन नाम से स्पष्ट है, प्रोग्रेस करना। 16, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना, ठीक है जी, प्रारंभ की है। निम्न कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? तो कौन सा करता है? व्यवहारवादी, सामाजिक सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास तो यहाँ पर होगा नहीं। व्यवहारवादी, सामाजिक सांस्कृतिक, हालांकि कुछ हद तक ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्य के अंतर्गत क्या आ जाएगा? संज्ञानात्मकता, राष्ट्रीयता, बंधुत्वता, भाईचारा, राष्ट्रीय मूल्य, यानी सारे मानवों पर, सारे शिक्षार्थी पर लागू होता है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहलाएगा। मानवीय मूल्य को सीखेंगे, मानवीय रूप से बच्चे अभिप्रेरणात्मक होंगे। मोटिवेशन, सपोर्ट। तो मानवीय हमारा यहाँ उत्तर होगा बेस्ट वाला। क्यों? एक ही छत के नीचे सब सारे बच्चे, विभिन्न तबके के, विभिन्न वर्ग के, निम्न जाति के सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, भोजन प्रस्तुत किया जाता है। इससे बच्चों में मानवीय मूल्य विकसित होंगे और मानवीय वैल्यूज, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज के अंतर्गत सारे गुण विकसित हो जाएंगे। व्यवहारवादी, सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग की भावना विकसित होती है। सही बात है, संज्ञान डेवलप होगा। तो दमदार और बड़े विकल्प का चुनाव करें। बार बार आपको बोला गया है, सीटेट आजमाता है कि आप कैसे विकल्पों का चुनाव करते हैं। बड़े जो 20% ही सही हो या 100% सही वाले विकल्प। तो 100% सही के रूप में डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? अच्छा, बच्चा फोकस नहीं कर रहा है, हाँ, बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, तो किस तरह हे शिक्षक महोदय आप ध्यान दिलवाओगे? कैसे बच्चों के साथ ट्रीट करोगे? बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे डांटना डपटना गलत। राइट टू एजुकेशन एक्ट या इसके विरोध में है। बच्चे को उस जगह पर बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो, बहुत अच्छी बात है। बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली शिक्षक सुगम करता होता है, बच्चे को जहां बैठना हो उसकी आजादी दी जाए। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं आगे बैठे हुए हैं लेकिन शिक्षक को टुकुर टुकुर दाक रहे हैं। अब महात्मा गांधी के तेसरका बंधन यह कानों में गया वह कानों से निकल गया है, तो ऐसा भी होता है जी। बच्चा जहां बैठना चाहता है, जहां उसे सुगमता होती है वहां बैठाया जाए, अच्छी बात है। ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति दीजिए। पनिशमेंट वाली बातें नहीं होगा। बच्चे के ध्यान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में से अवकाश, तो बार बार छुट्टी देते रहिएगा, तो बच्चे को पढ़ाइएगा कब? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आपका 18, कहता है प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, सारे पूछे गए प्रश्न है दोस्त। हाँ, 1 नंबर टुबुकिया वाला। हाँ, तो कहते हैं प्रगति शिक्षण में कितने से संबंधित है? चलिए, शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। यानी शिक्षक क्या होते हैं? सूचना एवं प्राधिकार। कहते हैं टीचर आर द ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अथॉरिटी। अथॉरिटी अधिकार क्षेत्र में होता है बच्चा, क्योंकि बच्चा उसका निजी संपत्ति है टीचर जी का। गलत। नेक्स्ट, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव, यानी बाह्य वातावरण से जोड़ करके हो
और सहयोग से उत्पन्न होता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग से। क्यों नहीं बी नंबर दमदार होगा उत्तर। अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण कौशल में प्रवीणता, निपुणता, दक्षता, गलत होगा जी। सारे बच्चे समावेशी कक्षा में प्रवीण, निपुण या दक्ष नहीं हो पाएंगे। परीक्षा मानदंडों संदर्भित और बाह्य है, यानी कि परीक्षा की ओर बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारा यहाँ बी नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर कहता है शिक्षार्थी को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से, माने कि कम रूप से प्रतिबंधित कीजिएगा। तो कौन ची होगा ओकरे से, कथी हो जाएगा जी, बताइए हम मिश्रा जी, बताइबो। विद्यालय लड़कियों और अलाभान्वित जो हैं, जिनको लाभ नहीं मिल रहा है, डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए शैक्षिक अवसर की समान व्यवस्था करता है। तो समान व्यवस्था करता है क्या? लड़कियों के लिए, यानी कि यहाँ तो जेंडर पूर्वाग्रह, लिंग पूर्वाग्रह, केवल लड़कियों का फोकस किया जा रहा है। वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करना, जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावक के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है, विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है, अर्थात अधिगम और अर्जन की बातों को छोड़ा जा रहा है। वंचित वर्ग के जो बच्चों का जीवन को सामान्य किया जा रहा है, विशिष्ट कीजिए यार। विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसे गतिविधि से अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाना, विज्ञान प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तरी, क्विज कॉन्टेस्ट आदि के माध्यम से। और डी नंबर दूसरे बच्चों को संवेदनशील, यस, सेंसिटिव बनाइए। वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। क्यों नहीं, डी नंबर हमारा बेहतरीन उत्तर हो जाएगा। हाँ, सबको प्रगतिशील शिक्षा, अर्थात सबके लिए समानता का अधिकार। नेक्स्ट एंड लास्ट, reducing the time allotted to complete an assignment to make it coincide with time of attention and increasing this time in a phased manner will be best suited to deal with which of the following disorder। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने, एक आवंटित समय को, जो भी आवंटित किया गया, जो भी समय दिया गया है, और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? किस प्रकार का विकार? यस, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट, न्यून अवधान, अति सक्रियता विकार, डिसऑर्डर। और डी नंबर में दिया गया है एकाग्रता ह्रास, अति सक्रियशील विकार। अटेंशन डेफिसिट, ध्यान देने में कमी, न्यून अवधान, बच्चे फोकस नहीं कर पाते। हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, हाथ पैर को खूब हिलाते रहना बार बार कक्षा में, हाँ, टीचर के प्रश्न पूछने से पहले ही उसका उत्तर दे देना, ऐसी भी बातें होती हैं। कभी कभी वही बच्चा काफी सुस्त हो जाएगा, सुस्त रहेगा, और कभी कभी वही बच्चा इतना एक्टिव रहेगा कि पता ही नहीं। तो ये इस एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है, विकार होता है। यहाँ हमारा डी नंबर बेस्ट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कक्षा दमदार रही होगी। आप लोग का स्नेह प्रेम दुआ बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।